नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों के नहले पे विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूं। दिवाली की रात का जश्न दिल्ली पर कितना भारी पड़ा? दिल्ली की हवा कब तक दम घोटती रहेगी? शहरों के नाम बदलने से किसका काम बन जाएगा? नोटबंदी पर 2 साल बाद नई तकरार क्यों छिड़ी? एमपी के चुनावी मौसम में बदलाव के नाम पर किसकी सीट बदली और किसकी पार्टी? जुआरियों से क्यों हार गई यूपी पुलिस? जनता से झटका मिलने के बाद एक पत्रकार से क्यों हुई डोनाल्ड ट्रंप की झड़प? प्रियंका चोपड़ा की पैजामा पार्टी में कौन कौन पहुंचा? देश और दुनिया की ऐसी हर बड़ी खबर पूरी रफ्तार और विस्तार से दिखाएंगे। तो नहले पे दहला की शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर तमाम आदेश दिए, लेकिन पब्लिक ने खूब मनमानी की और सरकारी एजेंसियों ने भी अपने काम में कोताही बरती, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिवाली ने दिल्ली का दम घोट दिया और आज की सुबह धुएं और धूल भरी धुंध की चादर से ढक गई। जबरदस्त आतिशबाजी से हवा में इस कदर जहर घुल गया कि दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, एनसीआर के शहरों का भी बुरा हाल रहा। नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली के पड़ोसी शहरों का भी दम घुटता दिखा। प्रदूषण का हाल ऐसा रहा कि एक एक शख्स के फेफड़ों में 45 सिगरेट जितना धुआं भर गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर की हालत कितनी खराब हो गई। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। दिवाली के बाद आज दिल्ली के एक एक इलाके में प्रदूषण का क्या हाल रहा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ इलाकों में PM 2.5 और PM 10 का आंकड़ा 999 तक पहुंच गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रदूषण को नापने वाली मशीन 999 से ज्यादा के आंकड़े को नहीं दर्ज कर पाती, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हालात और बदतर हुए होंगे। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में PM 2.5 और PM 10 दोनों ही रिकॉर्ड स्तर बनाते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को 999 के पॉइंट तक पहुंचा दिया। जेएनयू में PM 2.5 जहां 888 तो वहीं PM 10 702 दर्ज हुआ। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में PM 2.5 899 नापा गया, जबकि PM 10 875 दर्ज हुआ। आरकेपुरम इलाके में PM 2.5 जहां 646 तक पहुंचा, वहीं PM 10 का आंकड़ा 752 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग इलाके में आंकड़ा 382 और 610 के तौर पर दर्ज हुआ। रोहिणी इलाके में PM 2.5 जहां 633 वहीं PM 10 709 आंका गया। मदर डेयरी इलाके में PM 2.5 और PM 10 999 को टच कर गया। पंडारा पार्क इलाके में PM 2.5 715 और PM 10 875 को टच कर गया। मोती नगर इलाके में PM 2.5 का आंकड़ा 610 और PM 10 739 दर्ज किया गया। वसंत कुंज इलाके में आंकड़ा 710 और 775 आंका गया। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में आज सुबह जब इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मनोहर केसरी पहुंचे तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मास्क लगाकर उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। दिवाली की रात हुई जमकर आतिशबाजी ने दिल्ली की सेहत का दिवाला निकाल दिया है। अभी हम मौजूद हैं मंडी हाउस पर। यहाँ आपको दिखाते हैं सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और ये आप देखिए पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। जहरीली हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। सांस फूल रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है और इसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम लोग खुद हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पालन करने की जिम्मेवारी थी, वो पूरी तरह से फेल्योर नजर आई और एक बार फिर दिल्ली जो है सो गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर दिल्ली एनसीआर के लिए 2 अहम आदेश दिए थे। पहला, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएंगे और दूसरा, दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों ही आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखी। हालांकि सरकारी एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई भी की गई, लेकिन ये नाकाफी थी। दिवाली की देर रात इंडिया न्यूज रिपोर्टर मोहित ओम ने जब दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके का जायजा लिया तो सड़कें पटाखों के कूड़े से अटी पड़ी थी। दिवाली की रात के बाद सड़कों पर ये नजारा आम है, लेकिन इस पर सवाल जब खड़ा होता है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली के अंदर खाली ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे। ये दिल्ली का लक्ष्मीनगर का इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जिस तरह के कूड़ा बिखरा हुआ है, ये कहीं से नहीं बताता कि दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो है ग्रीन पटाखे जलाए गए हैं। ये आम पटाखे हैं जो आम तौर पर हम लोग देखते हैं और जो हर साल दिवाली के अंदर बजाए जाते हैं, जिनमें प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
तो कहीं न कहीं ये जो कूड़ा है जो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ है, इस तरीके सड़क पर भी देख सकते हैं, जहां तक आप जाएंगे इस तरीके का कूड़ा आपको नजर आएगा। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजी किस तरीके से हुई है। सरकारी एजेंसियों ने दिवाली पर जो कार्रवाई की उसे भी जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 140 किलो पटाखे जब्त किए और 57 मामले दर्ज किए गए। द्वारका इलाके की बात करें तो पुलिस ने 200 किलो ऐसे पटाखे जब्त किए जो ग्रीन पटाखे नहीं थे। यहाँ 42 मामले दर्ज किए गए। दक्षिण पूर्व दिल्ली में पुलिस ने नॉन ग्रीन पटाखों पर कार्रवाई करते हुए 228 किलो पटाखे जब्त किए, 23 केस दर्ज कर 17 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। उत्तरी दिल्ली में पुलिस ने 72 किलो नॉन ग्रीन पटाखे जब्त किए और 14 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में गिरफ्तार किया। अब तक मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पूरी दिल्ली में करीब 3 टन नॉन ग्रीन पटाखे यानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जब्त किए गए। कुल 562 केस दर्ज हुए और 323 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रदूषण सबके लिए चिंता का विषय है। लोग इस पर कागजी चिंता तो जताते हैं, लेकिन कोई अगर अपनी गलती सुधारने की पहल करता है तो बदले में उसे दंड भोगना पड़ता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में। यहाँ एक वकील ने दबंग पड़ोसियों को प्रदूषण फैलाने से रोका और इसकी शिकायत प्रशासन से भी की तो पड़ोसी भड़क उठे और वकील की पत्नी की पिटाई कर डाली। वकील की पत्नी के बचाव में आई एक दूसरी महिला को भी दबंगों ने पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। प्रदूषण न हो इसके लिए पटाखों से परहेज करने को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पटाखा युद्ध से परहेज करने को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पटाखा युद्ध की परंपरा चल रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुजरात के अमरेली जिले की है, जहाँ के साबरकुंडला में लोग परंपरा की दिखाई देकर एक दूसरे पर पटाखे फेंक रहे हैं। जलते हुए अंगारों और पटाखे एक दूसरे पर फेंकना जान से खिलवाड़ करने की तरह है, लेकिन हिंगोरिया नाम का ये युद्ध सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। खास बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में खतरनाक खेल होता रहा है। हर दिवाली के मौके पर हिंगोरिया युद्ध के नाम से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इसे रोकने की पहल नहीं होती। दिवाली के दिन यूपी के मेरठ से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक अधेड़ ने 3 साल की मासूम बच्ची के मुंह में पटाखा रखकर फोड़ दिया। ये मामला मेरठ के सरधना के मिलक गांव का है। मुंह में पटाखा फोड़ने से बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। बच्ची के मुंह के अंदर गहरे जख्म हो गए हैं और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन अभी तक आरोपी अधेड़ पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। उधर बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर उसकी हालत देखकर सकते में आ गए हैं। बच्ची के मुंह के अंदर ही ब्लास्ट होके उसके चोट लगी है और जो मुंह के कॉर्नर्स हैं दोनों वो सारे फटे हुए हैं। ये संभावना मुंह के अंदर के पटाखे मुंह के अंदर ही ब्लास्ट होने की वजह से हो सकता है। पटाखों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी निभाने निकले पुलिसकर्मियों ने पटाखों की लूट मचा दी। यह तस्वीर यूपी के गोड्डा की है, जहां पुलिस वाले वर्दी में पटाखा बाजार पहुंच गए और पटाखा बेच रहे दुकानदारों पर धौस जमाते हुए मुफ्त में पटाखे लेने लगे। जो मना करता उसे धमकी देते कि पटाखे की दुकान बंद करा देंगे, लेकिन एक दुकानदार ने पुलिस वालों का जमकर विरोध किया। इस दुकानदार से करीब 30,000 के पटाखे मुफ्त में पुलिस वालों ने ले रखे थे। जहाँ देखो जहाँ लूटमार बचा था जबरदस्ती लेकर चले गए। कोतवाली कहाँ जबरदस्ती लेके गए। दिवाली में पटाखों की वजह से न सिर्फ प्रदूषण फैला, बल्कि पटाखों के चक्कर में करोड़ों करोड़ की संपत्ति भी स्वाहा हो गई। हम आपको दिवाली में देश भर में हुई आगजनी की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में दिवाली के जश्न के दौरान दुकान में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा में पटाखों की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई और संपत्ति की भारी क्षति हुई। लखनऊ में दिवाली की रात मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लग गई। बिहार के बेगूसराय में पटाखे की चिंगारी से 20 ई रिक्शा को राख कर दिया, साथ ही लकड़ियां भी जलकर राख हो गई। यहाँ आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ। यूपी के जालौन में पटाखे की दुकान में आग लग गई, जिससे यहाँ खरीदारी करने आए लोगों में भगदड़ मच गई। आग की चपेट में आने से 7 मोटरसाइकिलें जल गई। तो वहीं दिवाली की रात पंजाब के लुधियाना में एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। देश में पटाखों के प्रदूषण से हल्ला है, तो सोशल मीडिया में एक खास पटाखे का खूब हल्ला हो रहा है। जब इस पटाखे को फोड़ा जाता है तो आसमान में सीढ़ी के आकार की रंगीन जगमगाती तस्वीर उभरने लगती है। चीन की एक कंपनी ने एक खास पटाखा बनाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर हम लोग इसे स्वर्ग की सीढ़ी का नाम दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों का खूनी खेल जारी है। नक्सलियों ने 8 दिनों के भीतर दूसरी बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से ठीक एक दिन पहले दंतेवाड़े में बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने बचेली इलाके में बम धमाके से सीआईएसएफ की बस को उड़ा दिया। इस हमले में सीआईएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सुबह सीआईएसएफ की एक टीम मिनी बस में सवार होकर आकाश नगर की ओर रवाना हुई। यह टीम रूटीन गश्त पर थी। आकाश नगर के मोड़ नंबर 6 पर जैसे ही बस पहुंची, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। नक्सलियों ने जवानों पर कई राउंड फायरिंग भी की। करीब 15 मिनट तक नक्सली मौके पर रहे। उन्होंने सुरक्षा बलों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले 2 नवंबर को नक्सलियों की ओर से किया गया एक आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 30 अक्टूबर को नक्सलियों ने डीडी न्यूज की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें दूरदर्शन के एक कैमरामैन की मौत हो गई थी और 2 जवान शहीद हो गए थे। 27 अक्टूबर को नक्सलियों ने बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 18 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सभी ऐसी सीटें हैं जहां नक्सलियों का अच्छा खासा प्रभाव है। यही कारण है कि इन इलाकों में सुरक्षा को काफी पुख्ता किया गया है। इसके बावजूद नक्सली अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। इस बीच खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नक्सली चुनाव से पहले बड़े हमले की फिराक में हैं। हमले की रणनीति बनाने के लिए हिड़मा, गणपति, सीतू पापाराव जैसे टॉप नक्सली कमांडर लगातार बैठकें कर रहे हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में नक्सली हमला करने की रणनीति बना रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नक्सली सुरक्षा बलों और बड़े नेताओं पर हमले की फिराक में है। नक्सलियों ने पोस्टर जारी कर लोगों से चुनाव बहिष्कार करने को कहा है। सुकमा के नक्सलियों ने पूरा इलाका ऐसे पोस्टरों से पाट दिया है। नक्सलियों ने बीजेपी को वोट न देने की बात कहते हुए पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह को लेकर आपत्तिजनक बातें भी लिखी हैं। नोटबंदी के आज 2 साल पूरे हो गए। 2016 में आज ही के दिन पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। मनमोहन सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की तबाही वाले इस कदम का असर अब स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में गलत ढंग से और बिना सोचे विचारे नोटबंदी का कदम उठाया था। आज उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के साथ की गई इस तबाही का असर आप सभी के सामने स्पष्ट है। नोटबंदी से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, हर किसी पर इसका असर पड़ा है। देश के मझोले और छोटे कारोबारी अब भी नोटबंदी की मार से उबर नहीं पाए हैं। चुनावी मौसम में कांग्रेस ने एक बार फिर नोटबंदी पर सरकार को घेरने का फैसला किया है। नोटबंदी को केंद्र सरकार की बड़ी नाकामी बताते हुए कांग्रेस साथ चुपते हुए सवालों के साथ मोदी जी जवाब दो का नारा बुलंद करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने पार्टी की सभी जिला इकाइयों को चिट्ठी भेजी है, जिसके मुताबिक 9 नवंबर यानी कल प्रदर्शन की तैयारी है। वहीं सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया है। 2 साल पहले इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक संवेदनहीन और गलत फैसला किया था, क्योंकि फैसला तो एक तानाशाही फैसला था, तुगलकी फैसला था, एक व्यक्ति का लिया फैसला था। विदेशों से पैसा वापस लाए लोग, उसकी उनको मौका दिया गया। जो नहीं लाएगा, ब्लैक मनी कानून में उस पर केस चले, असेसमेंट्स हो रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने पहले अवसर दिया कि अधिक टैक्स देकर काला धन डिक्लेयर कीजिए, जिन्होंने नहीं किया उसके संबंध में हमने कदम उठाए। हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, एक जनधन योजना 58% से लोगों के बैंक अकाउंट थे, लगभग अधिक से अधिक लोगों तक उसको ले गए। 13 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा लोन दिए गए उनके बैंक के खातों में, ताकि वो बैंक लोन की व्यवस्था से अपना काम शुरू करें। ये औपचारिकरण का हिस्सा था। और इसके साथ साथ जीएसटी को लाना कि पूरे देश में 17 के स्थान पर 1 टैक्स होगा, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा, सरलता और सहूलियत आएगी। हमने एक भी टैक्स रेट नहीं बढ़ाया। यूपी के शहरों के नाम बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो राष्ट्रीय अभियान में बदलने लगा है। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद का नाम बदलने की अब तैयारी है। यूपी की योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, तो अब गुजरात की रूपाणी सरकार अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने की तैयारी में है। अहमदाबाद का नाम बदलने की मांग लंबे समय से हो रही है और अगले साल गुजरात सरकार इस बाबत बड़ा फैसला करने वाली है।
नए साल में कर्णावती, अहमदाबाद का नाम कर्णावती की बात जो बहुत साल से चल रही है, इसके बारे में जरूर हम विचारणा कर रहे हैं, सोच रहे हैं और लीगली और सभी पहलू से देखते हुए उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और आने वाले दिन में इसके बारे में सोचेंगे। अहमदाबाद का नाम कर्णावती क्यों किए जाने वाला है, इसका इतिहास क्या है वो भी जान लेते हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो अहमदाबाद के पास का इलाका 11वीं सदी में बसना शुरू हुआ। तब अहमदाबाद के आसपास का इलाका अशवाल के नाम से जाना जाता था। चालुक्य शासक कर्ण ने भील शासक को हराकर अशवाल पर कब्जा किया। चालुक्य शासक कर्ण ने उस दौरान साबरमती नदी के किनारे कर्णावती नाम से शहर बसाया। साल 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती के पास एक नया शहर बसाना शुरू किया, जिसका नाम सुल्तान अहमद शाह के नाम पर अहमदाबाद पड़ गया। आजकल स्टेशन, शहरों और सड़कों के नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है, तो शिवसेना भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। यूपी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदला, गुजरात में अहमदाबाद का नाम बदलने की तैयारी है। वहीं शिवसेना ने महाराष्ट्र के 2 शहरों का नाम बदलने की मांग उठा दी है। शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशिव युग में बदलने की मांग की है। शिवसेना ने कहा है कि हमारी ये मांग लंबे समय से चली आ रही है। अब एक बार फिर शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम के सामने ये मांग रखी है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के सामने पेश हुए। इस दौरान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वी चौधरी ने दोनों से पूछताछ की। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोपहर 1 बजे केंद्रीय सतर्कता आयोग पहुंचे और करीब 1 घंटे रुके। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को केंद्रीय सतर्कता आयोग से अस्थाना की ओर से वर्मा पर लगाए गए आरोपों की जांच 2 सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए हुए हैं। सीबीआई घूसकांड को लेकर वर्मा और अस्थाना को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेजा हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ध्रुवीकरण का कार्ड खेल दिया है। तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया है। अमित शाह के तेलंगाना में बोले हैदराबाद को मंदिर से मुक्त करूंगा, ये उनका मुक्त करेंगे आप, कहां से मुक्त करेंगे आप मंदिर से मुक्त नहीं, आप भारत से मुसलमानों को मुक्त करना चाहते, आप कांग्रेस को मुक्त नहीं, हिंदुस्तान से भारत से मुसलमानों का एलिमिनेशन करना चाहते। राजनीति मुसलमानों में भय पैदा करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की राजनीति है सबका साथ सबका विकास। तो ओवैसी साहब की राजनीति हैदराबाद तक सीमित है। भारत के सारे मुसलमानों के नेता तो है नहीं और देश में प्रगति हो रही है, वो भय की राजनीति करना चाहते हैं। इसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। मौजूदा भारतीय राजनीति के लौह पुरुष कहे जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। वो 91 साल के हो गए। बीजेपी को 2 सीटों से 182 तक पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए पीएम मोदी खुद उनके घर पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के विकास में आडवाणी जी का योगदान बहुत बड़ा है। मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की प्रशंसा भविष्योन्मुखी निर्णय लेने और जनपक्षधर नीतियों के लिए की जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता का भारतीय राजनीति पर अमिट प्रभाव पड़ा है। उन्होंने निस्वार्थ भावना और सतत परिश्रम से भाजपा को खड़ा किया और आश्चर्यचकित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल ने फेसबुक पर लिखा कि आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन और मन की खुशी की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश में अपने पूर्व मंत्री सरताज सिंह को नाराज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। आखिरी वक्त तक होशंगाबाद के सिवनी मालवा से टिकट के लिए आस लगाए बैठे सरताज सिंह को जब बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं बनाया तो वो फूट फूट कर रो पड़े और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने भी देर नहीं की और उन्हें होशंगाबाद से प्रत्याशी बनाकर उनके आंसू पोंछने का काम किया। सरताज सिंह को पहले ही बीजेपी ने संकेत दे दिए थे कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और सरताज ने भी ठान लिया था कि वो चुनाव लड़कर रहेंगे। सरताज को मनाने के लिए बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब बहुत देर हो गई है।
कांग्रेस ने बीजेपी छोड़ने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय सिंह को भी टिकट दिया है। संजय सिंह ने पिछले दिनों ही बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। संजय सिंह को बालाघाट जिले की 12वीं सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। दरअसल संजय सिंह बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया तो वो जीजाजी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ हो गए। जिस तरह से कांग्रेस ने संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है, उससे साफ है कि टिकट मिलने की शर्त पर ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। इस बीच शिवराज के साले संजय सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में संजय सिंह रोते हुए दिख रहे हैं। वो लोगों के बीच में है और उन्हें बता रहे हैं कि समाज के लिए उन्होंने अपना परिवार तक छोड़ दिया। संजय सिंह ये कहते भी दिख रहे हैं कि अब उनके लिए परिवार कुछ नहीं है, सब कुछ पब्लिक ही है। माता बहनों के सम्मान की तरह रखिए, उसके लिए मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। मैंने अपना घर परिवार जो मेरे को पैदा किए थे उनको त्याग दिया, क्योंकि इनके लिए, क्योंकि ये समाज जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए त्यागा उसके लिए त्यागा मेरे पास अब आपके सिवाय कुछ नहीं है। मेरे पास आपके सिवाय कुछ नहीं है। लड़ाई आपकी लड़ाई है, हर घर की लड़ाई है मित्रों, हर घर की लड़ाई है। संजय भैया का कांग्रेस ने कल चौथी लिस्ट जारी की तो कलह शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बवाल इंदौर 1 सीट को लेकर हो रहा है। कांग्रेस ने यहां से प्रीति गोलू अग्निहोत्री को प्रत्याशी बनाया है, जिससे यहां के दो दिग्गज कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल और संजय शुक्ला बुरी तरह से भड़क उठे हैं। अब दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कांग्रेस प्रत्याशी को हराने की बात कही है। वहीं प्रीति अग्निहोत्री का दावा है कि वो दोनों बागियों को मना लेंगी। टिकट के पहले भी मेरे को बेचने के लिए 10 करोड़ रुपए का ऑफर था, लेकिन मैं पैसे लेने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। हमने 15 साल जो काम किया है, जनता के बीच में जाएंगे और जनता से न्याय की उम्मीद करके वोट मांगेंगे। यहाँ के लोग मेरे समर्थन में, मेरे साथ में, हम सब मिलकर करेंगे और आम जनता और जितनी महिलाएं पुरुष आज की देखिए बच्चे तक हम लोग साथ में, तो कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हरा के यहाँ हम हजारों वोट जीत के दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। इस लिस्ट के साथ ही भोपाल की गोविंदपुरा और इंदौर 3 सीट को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म हो गया। गोविंदपुरा सीट से 10 बार के विधायक बाबूलाल गौर को टिकट नहीं मिला है। बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर को इस सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंदौर 3 से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। इंदौर 3 से मौजूदा विधायक उषा ठाकुर को महू से प्रत्याशी बनाया गया है। महू से कैलाश विजयवर्गीय विधायक है और अपने बेटे आकाश के लिए उन्होंने उषा ठाकुर से सीटों की अदला बदली कर ली है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी सीट महू से उषा ठाकुर को प्रत्याशी बनवाया तो बीजेपी में बगावत के सुर बुलंद हो गए। महू सीट से राधेश्याम यादव अपने लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन उषा ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थक भड़क उठे। बीजेपी कार्यकर्ता राधेश्याम यादव के घर जुटे और उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहा जा रहा है। कल दिवाली के मौके पर कांग्रेस ने 29 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की थी। इसमें से 27 नई सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए थे, जबकि पुरानी लिस्ट में जारी 2 नाम बदल दिए गए थे। विदिशा की सिरोन सीट से कांग्रेस ने अशोक त्यागी का टिकट काटकर मसरत शाहिद को उम्मीदवार बनाया है। मसरत शाहिद मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो वहीं बुरहानपुर सीट से हामिद काजी को टिकट काटकर रविंद्र महाजन को टिकट दिया गया है। राजस्थान में पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप पर कांग्रेस ने सफाई दी है। दरअसल ऐसे आरोप लग रहे थे कि राजस्थान से कांग्रेस ने प्रत्याशियों का जो पैनल भेजा है उसमें पैसों का खेल हुआ है। इस आरोप के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के 4 सचिवों को पद से हटा दिया था। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है, तो अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने टिकट बेचने का बुनियाद आरोप लगाया है, जबकि सच ये है कि बीजेपी में हर स्तर का पद बिकता है। आपके मुख्यमंत्री काल में यूआईडी चेयरमैन पद बिके हैं, बोर्ड कॉर्पोरेटर बिके हैं, जिला प्रमुख बिके हैं, और तो मुझे शर्माती कहते हुए कि पोलिंग पार्टी के अंदर पद भी नहीं है, पार्टी संगठन में फूल बिके हैं। कल छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आमने सामने होंगे। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को पहले चरण में बस्तर संभाग की 18 सीटों पर वोट पड़ेंगे और इस पहले चरण के चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों कल ही छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव के लिहाज से मेगा शो का दिन है, जहां मोदी और राहुल एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आएंगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर कल से पीएम मोदी रैलियों का आगाज कर रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में से प्रचार की शुरुआत मोदी छत्तीसगढ़ से करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी 5 चुनावी रैलियां करेंगे। पहली रैली कल जगदलपुर में है। इसके बाद 12 नवंबर को मोदी बिलासपुर और रायगढ़ में रैली करेंगे। 16 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मोदी सभा करेंगे। 18 नवंबर को महासमुंद में मोदी की चुनावी सभा है। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटेंगे। राजस्थान के अलवर में 23 नवंबर को मोदी की रैली प्रस्तावित है। 26 नवंबर को पीएम मोदी जयपुर और भीलवाड़ा में रैली करेंगे। 27 नवंबर को मोदी की रैली नागौर और कोटा में रखी गई है। 28 नवंबर को डूंगरपुर और दौसा में पीएम मोदी की जनसभा है। इसके बाद 4 दिसंबर को मोदी हनुमानगढ़, सीकर और जोधपुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी जहां कल छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जगह जगदलपुर में रैली करेंगे, तो राहुल गांधी एक ही दिन में 4 जगहों पर सभाएं करेंगे। खास बात यह है कि इन 4 में से 3 रैलियां वो सीएम रमन सिंह के क्षेत्र राजनांदगांव में करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल की पहली रैली कल कांकेर जिले में दोपहर 12 बजे होगी। इसके बाद वो राजनांदगांव कूच कर जाएंगे और दोपहर 1:30 बजे चुकी खदान में सभा करेंगे। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में दोपहर 3:15 बजे भी राहुल गांधी एक सभा करेंगे। शाम 3:45 बजे राहुल राजनांदगांव शहर पहुंचेंगे, जहां गंज चौक पर वो सभा को संबोधित करेंगे। एक बार फिर हैदराबाद पुलिस को हवाला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक घर से 7 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। एक साथ इतने नोट देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। हैदराबाद पुलिस ने भी जब बंजारा हिल्स इलाके में एक घर पर छापा मारा तो नोटों की एक खेप देख उसके भी होश उड़ गए। 7.5 करोड़ की ये रकम हवाला रैकेट से जुड़ी बताई जा रही है। नोटों के इस जखीरे के साथ एक रिवॉल्वर, 32 चेकबुक भी बरामद हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जांच के दौरान सामने आया है कि दूसरे राज्यों और विदेशों से ये बेहिसाब पैसा हवाला के जरिए अवैध रूप से आने वाले चुनावों में वोटरों में बांटने के लिए लाया गया था। इस पैसे को कुछ राजनेताओं तक पहुंचाया जाना था। पुलिस के मुताबिक इस पैसे को हवाला ऑपरेटरों को फर्जी कंपनियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के जरिए इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। साथ ही उन लोगों की भी पड़ताल हो रही है जिन तक ये पैसा पहुंचाना था। 2019 के आम चुनाव के लिए मोदी सरकार के सामने विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में जुटे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बेंगलुरु जा पहुंचे। नायडू ने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद देवेगौड़ा ने कहा कि एनडीए सरकार में वैधानिक संस्थाएं खतरे में आ गई हैं और इसके खिलाफ सारे सेक्युलर लीडर्स को एकजुट होने की जरूरत है। पूर्व पीएम ने कहा कि कांग्रेस भले ही सत्ता प्रदेशों में बीजेपी से हार चुकी हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। देवेगौड़ा ने कहा कि हम सेक्युलर लीडर्स को एकजुट करेंगे और कांग्रेस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। नायडू इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुड़गांव में दिवाली की रात सड़क पर एक ऐसा मंजर दिखा जो दिल दहला देने वाला था। साइबर सिटी गुड़गांव में सड़क पर एक होंडा सिटी कार आग की लपटों में घिर गई। राजी चौक फ्लाईओवर के पास ये बर्निंग कार एक ऑटो से टकराई और फिर डिवाइडर से टकराकर रुक गई। कार सवार जैसे तैसे कार से बाहर निकला, तभी कार में जोरदार धमाका हुआ और पूरी कार धू धू कर जलने लगी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। अपराध और गुंडई पर लगाम लगाने के यूपी सरकार के दावे को बीजेपी के विधायक ने ही पलीता लगा दिया है। यूपी के बलरामपुर में कोतवाली के अंदर ही विधायक ने जमकर गुंडाई की। यहां अवैध कटान की शिकायत के बाद पुलिस ने लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पड़ोस के श्रावस्ती जिले के इकोना से विधायक रामस्वरण पांडे को खबर मिली तो वो कोतवाली पहुंचे और अवैध लकड़ी समेत ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए। ये सब मीडिया की मौजूदगी में हुआ। विधायक की दबंगई की रिकॉर्डिंग करने पर उनके गुर्गों ने मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई की। लकड़ी फकड़ी जिसकी हो, हमसे क्या मतलब है, लकड़ी से क्या मतलब है। दिवाली का टाइम है, अगर कहीं कोई एक काली लकड़ी जलनी अपना काट ही लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया है। ठीक बात है। लकड़ियां जो है वो थाने पर रोक ली गई हैं। कोई इस संबंध में लिखित तहरीर हमारे पास किसी भी स्रोत से नहीं आई है। अगर कोई उसमें कंप्लेन करेगा तो हम उसको एंटरटेन करेंगे, अगर आवश्यक होगा तो मुकदमा दर्ज करेंगे। यूपी की पुलिस इनकाउंटर करने के लिए काफी चर्चा में है, लेकिन बाराबंकी में जुआरियों के आगे पुलिस का जोर नहीं चला।
बाराबंकी के जहांगीराबाद इलाके में पुलिस को जुआ खेले जाने की खबर मिली थी। डायल 100 की गाड़ी गांव में पहुंची तो जुआ खेल रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। भीड़ से घिरे पुलिस वालों की घींटी बन गई और वो उल्टे पांव भाग खड़े हुए। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की करतूत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में एक दरोगा जी नाव से उतरे और फिर एक नौजवान के कंधे पर सवार होकर नदी के किनारे पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मूढ़ा पांडे गांव में तैनात दरोगा का है जो एक केस की पड़ताल करने गया था। वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद पुलिस के सीनियर अफसर जांच कराने की बात कह रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक जेब कतरे की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। रायसिंह नगर कस्बे में एक किसान गाजर खरीद रहा था। इसी दौरान एक जेब कतरे ने किसान की जेब से 50,000 रुपए पार कर लिए। अब सीसीटीवी की मदद से पुलिस जेब कतरे की तलाश में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कल्याणपुरी निवासी जाकर सिंह नाम का एक शख्स पार्क में बैठा था, तभी मोहल्ले के ही 4 लड़के वहां पहुंचे और उन्होंने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हत्या से भड़के लोगों ने आरोपियों के घर पर पथराव किया। भारत नेपाल बॉर्डर से लड़कियों की तस्करी की एक रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। यूपी के बहराइच में पुलिस ने नेपाल के एक एनजीओ माइती नेपाल की मदद से छापा मारा और करीब 3 दर्जन नेपाली लड़कियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। माइती नेपाल नाम का एनजीओ कई दशकों से नेपाली महिलाओं और बच्चियों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। माइती नेपाल के मुताबिक नेपाल से लाई गई लड़कियों को दिल्ली और मुंबई में रखा जाता है, जहाँ से उन्हें खाड़ी देशों में भेज दिया जाता है। यूपी के श्रावस्ती में एलपीजी सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। श्रावस्ती के मल्हीपुर इलाके में बदला पुलिस चौकी के पास ये घटना हुई। यहाँ एक जनरल स्टोर की दुकान में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग हो रही थी। अचानक गैस सिलेंडर में धमाका हुआ जिसमें 20 साल के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक दूसरे नौजवान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। दिवाली की रात यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक परिवार का काल बनकर आई। संत कबीरनगर के काटे गांव में एक मकान की ऊपरी मंजिल में आग लग गई जिसमें झुलसकर एक महिला और उसके 2 बेटों की मौत हो गई, जबकि तीसरा बेटा गंभीर रूप से झुलस गया है। दिवाली की देर रात मकान की ऊपरी मंजिल पर आग कैसे लगी इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आस्था के नाम पर जान से खिलवाड़ का सिलसिला एक बार फिर दोहराया गया। उज्जैन के बड़नगर में गोवर्धन पूजा के मौके पर हर साल निभाई जाने वाली इस परंपरा की तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गौरी पूजन के नाम पर यहाँ लोगों को जमीन पर लिटाया जाता है और फिर उनके ऊपर से गायों को दौड़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा का हिस्सा बनने से हर मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग फिर से इसका हिस्सा बनते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि गायें लोगों को रौंदते हुए गुजरती है लेकिन किसी को चोट नहीं आती। तो न्यायालय पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी तोपें मिलने वाली हैं भारतीय सेना को। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एमपी कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, छठी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को बदला है। बुधनी से शिवराज के खिलाफ अरुण यादव को उतारा है। अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इंदौर 1 से प्रीति अग्निहोत्री की जगह संजय शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रीति अग्निहोत्री का जमकर विरोध हो रहा था। मानपुर से तिलकराज सिंह की जगह ज्ञानवती सिंह को उतारा गया है। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन फोन लाइन पर है। रजत, इसको क्या कहा जाए, कोर्स करेक्शन? बिल्कुल कोर्स करेक्शन है और शायद कांग्रेस को लग गया था कि अगर सीटों में चेंज नहीं होगा तो शायद बगावत बढ़ सकती है। मजबूत कैंडिडेट थे, उनको चेंज किया गया है। जो बड़े नाम है वो बुधनी यानी शिवराज सिंह चौहान जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, उनके खिलाफ अरुण यादव जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको उतारा गया है। इंदौर की टिकट बदली गई है दीपक जी, संजय शुक्ला को दिया गया है टिकट अग्निहोत्री के अगेंस्ट में। उसके बाद एक टिकट बदला गया है मानपुर एसटी का जो था इन प्लेस ऑफ तिलकराज सिंह की जगह ज्ञानवती सिंह। यानी कोर्स करेक्शन है। जो फीडबैक था वो अच्छा था। खासतौर से अगर बात करूं इंदौर की, संजय शुक्ला का टिकट बदला गया जो कि एक बड़ा टिकट है मध्य प्रदेश के अंदर।
जी हाँ, संजय शुक्ला की सीट बेहद प्रतिष्ठा वाली थी और इंदौर 1 के लिए काफी संघर्ष चल रहा था, काफी मारधाड़ चल रही थी कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल, देखिए मारधाड़ थी और जो फीडबैक था बाकायदा, देखिए अगर कोई भी सीट चेंज होती है दीपक जी, तो वो बिना कांग्रेस अध्यक्ष के अनुमति के चेंज नहीं हो सकती है। सीट चेंज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष की बात होती है। तो अगर संजय शुक्ला को टिकट मिला है, थावरलाल भूरिया को टिकट मिला है रतलाम से इन प्लेस ऑफ लक्ष्मी सिंह दिंदौर की जगह, तो ये वो सीट्स है, चाहे वो गंगावती सिंह हो, जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास मामला गया था, उन्होंने अप्रूव किया है, उसके बाद ही ये टिकट्स हुई है। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। 31 साल बाद भारतीय सेना को 2 नई तोपें मिलने वाली हैं। कल यानी शुक्रवार को नासिक के देवलाली कैंप में इन दोनों तोपों को सेना के हवाले कर दिया जाएगा। इनमें पहली तोप M777 होवित्जर है। भारत ने 145 M777 तोप खरीदने की डील की थी। पहले बैच पे 3 M777 तोप मई 2017 में आई थी, जिनका फील्ड ट्रायल पूरा हो चुका है। बोफोर्स के बाद पहली बार कोई तोप आई है जो कल से भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाएगी। M777 होवित्जर तोप को बोफोर्स से ज्यादा कारगर माना जा रहा है, क्योंकि 150 mm वाली ये अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप, जिससे पहाड़ी इलाकों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। M777 तोप की रेंज 24 से 40 किलोमीटर तक की होगी। इस तोप से निकलने वाला एक गोला 45 किलो का होता है। M777 तोप से 1 मिनट में 4 राउंड फायरिंग की जा सकती है। ये तोप ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल से लेस है, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। M777 के अलावा भारतीय सेना को एक और तोप का तोहफा मिलने जा रहा है। साउथ कोरिया की इस नई तोप का नाम K9 वज्र है। K9 बख्तरबंद गाड़ी में फिट होने वाली 155 mm की तोप है। K9 वज्र की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के लिए बेहद कारगर माना जा रहा है। K9 वज्र की खासियत यह है कि इस पर परमाणु और केमिकल हमले का भी असर नहीं होता। K9 वज्र में 5 जवानों के बैठने की जगह होती है, जो अंदर से ही तोप चला सकते हैं। K9 वज्र की मारक क्षमता 39 किलोमीटर दूर तक है। इस तोप से 3 सेकंड में 3 गोले दागे जा सकते हैं। साउथ कोरिया से डील के तहत 10 K9 वज्र रेडीमेड मिल रहा है, जबकि 90 बख्तरबंद तोपों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। उम्मीद है कि 2020 तक सेना को 100 K9 वज्र मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। शोपियां के रामनगरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की खबर पर छापेमारी की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। सुरक्षा बलों को मौके से M4 कार्बाइन के अलावा भारी मात्रा में आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला। सूत्रों के मुताबिक ये ठिकाना जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का है। इस छापेमारी को शोपियां पुलिस और 23 पैरा बटालियन की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। आतंकियों की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर पर सीजफायर तोड़ने और आतंकियों को घुसपैठ कराने वाला पाकिस्तान अब नशे का आतंक फैलाने में जुट गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ड्रग्स के कंसाइनमेंट से लदा एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक में सेब की खेप के बीच 50 किलो हेरोइन छिपाकर रखी गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 250 करोड़ की बताई जा रही है। सेबों के बीच छिपाकर ये नशे की खेप कश्मीर से दिल्ली लाई जा रही थी। दिल्ली में नशे की इस खेप को सप्लायर्स को बेचा जाना था। पकड़े गए ट्रक ड्राइवर ने बताया कि नशे की खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर वहां से कश्मीर पहुंची। पुलिस अब ट्रक के मालिक को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, जो कुपवाड़ा का रहने वाला है। अमेरिका का कैलिफोर्निया एक बार फिर फायरिंग की घटना से दहल गया। सदर्न कैलिफोर्निया के भीड़भाड़ वाले एक बार में एक संदिग्ध ने गोलीबारी की। हमलावर ने सेमी ऑटोमेटिक गन से हमला किया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में एक हमलावर और एक पुलिस अधिकारी को मिलाकर 13 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक एक शख्स ने बंदूक से कई राउंड गोलियां चलाई, फिर उसने धुएं वाला बम उड़ाया और फिर से गोलीबारी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। हमलावर कौन था और उसका मकसद क्या था, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के मुखिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत अभी दोनों सदनों में था, लेकिन मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद अब निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स बहुमत में आ गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कुल 435 में से 245 सीटें जीत ली है। 8 साल के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में फिर से बहुमत हासिल किया है। हालांकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा बरकरार है। सीनेट की कुल 100 सीटों में से 54 पर उसका कब्जा हो गया है। नतीजों के बाद अब ट्रंप की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। अब तक दोनों सदनों में बहुमत के चलते ट्रंप आसानी से नई कानून और नीतियां मंजूर कराने में कामयाब रहते थे, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। अब डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप प्रशासन की हर नीति की गहन छानबीन कर सकती है, इससे पहले की नीतियों पर फिर से गौर कर सकती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप के निजी व्यापार और वित्तीय मामलों की जांच कर सकती है। यहाँ तक कि रूस के साथ कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के संबंधों के आरोपों के बारे में भी गहन छानबीन कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अब प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। चुनाव में मिली हार की बौखलाहट में ट्रंप एक न्यूज चैनल के पत्रकार से उलझ गए। चुनाव नतीजे आने के बाद व्हाइट हाउस में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पत्रकारों के सवाल जवाब पर भड़क गए। सेंट्रल अमेरिका से आने वाले प्रवासियों को लेकर किए गए एक सवाल से बढ़कर ट्रंप ने CNN के सीनियर रिपोर्टर को असभ्य और क्रूर करार दिया। यही नहीं, उन्होंने सवाल पूछने वाले रिपोर्टर जिम एक्वेस्टा को प्रेस पास तक सस्पेंड कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ट्रंप कई बार रिपोर्टरों के सवालों का जवाब देने के बजाय माइक छोड़कर चले गए। I think you should let me run the country. You run CNN. That's enough. Put down the mic. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनास की शादी भले ही दिसंबर में हो, लेकिन शादी का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। पहले तो प्रियंका का ग्रैंड ब्राइडल शावर हुआ और फिर बैचलर्स पार्टी, और अब देशी गर्ल ने अपने गर्ल गैंग के साथ एक पजामा पार्टी की, जिसमें उनकी खास सहेलियों के अलावा होने वाली जेठानी सोफी टर्नर, बहन परिणीति चोपड़ा और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी शामिल हुई। इससे पहले ईशा अंबानी प्रियंका की बैचलरेट में भी शामिल हुई थी और अब पजामा पार्टी में भी वो नजर आई। प्रियंका की पजामा पार्टी का यह फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। खबर है कि 1 या 2 दिसंबर को प्रियंका और निक हिंदू रीति रिवाजों से राजस्थान के जोधपुर में शादी कर सकते हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। मुंबई में कई स्टार्स के घर दिवाली पार्टी हुई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दिवाली पर पूरा बच्चन परिवार इकट्ठा हुआ। सभी ने साथ में दिवाली पूजा की और पटाखे जलाए। पहली बार बिग बी की फैमिली संग फुलझड़ी जलाते हुए तस्वीर सामने आई है। शाहरुख खान ने भी एक बड़ी दिवाली पार्टी दी। इसमें इंडस्ट्री के तमाम सितारे पहुंचे। इस दौरान शाहरुख के परिवार ने खास फोटोशूट कराया। सलमान खान की बहन अर्पिता ने अपने घर दिवाली पार्टी की, जिसमें पूरा खान परिवार पहुंचा। सलमान खान अपने माता पिता के साथ इस पार्टी में पहुंचे। अर्पिता की दिवाली पार्टी में क्रिकेटर हरभजन सिंह भी अपनी पत्नी गीता बसरा के साथ पहुंचे। इस दौरान दोनों ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ फोटो खिंचवाई। कैटरीना कैफ ने दिवाली पर दिया जलाते हुए फोटो शेयर की और प्यार के साथ प्रकाश फैलाने का संदेश दिया। वहीं कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करती नजर आई। सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। तस्वीर में सोनम भगवान गणेश की पूजा से पहले उन्हें स्नान कराती नजर आ रही हैं। तो नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए दमदार 10।